हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स नीट। नीट की अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड, इंडिया का पहला प्रैक्टिस फोकस प्लेटफॉर्म विद एआई की एक्स्ट्रा पावर। यहां पर होती है नीट के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो स्टूडेंट्स, नीट की प्रेपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर या रोल जो प्ले करता है दैट इज योर प्रैक्टिस। सो आपके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गुड मेथड टू प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस। सो दैट इज कॉल्ड एज ओपन टेस्ट स्टूडेंट्स। तो कुछ क्वेश्चंस तो ओपन टेस्ट के मैं आज आपके साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे जो लिंक दिया है उसको क्लिक करिए। इट विल टेक यू स्ट्रेट टू द ओपन टेस्ट ऑफ दिस टॉपिक, जहां पर आप और इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो काइंडली गो देयर स्टूडेंट्स एंड चेक दोस क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस देम सो दैट आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो और सॉलिडिफाई हो सके एंड यू फील मोर कॉन्फिडेंट इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, दिस इज अ गुड टॉपिक, इट्स अ गुड स्कोरिंग टॉपिक आई वुड से। काफी कम कैलकुलेशंस होती हैं इस चैप्टर में एंड एवरी ईयर फ्यू क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व एंड सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, पहले एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। ऑल्दो इस पर्टिकुलर टॉपिक में से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं फॉर द पास्ट 2 और 3 ईयर्स, बट स्टिल इस टॉपिक की काफी वेटेज है क्योंकि इसमें पढ़े हुए टॉपिक्स जो है, कंसेप्ट जो है, बाकी चैप्टर्स में भी यूज होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। सो जो फर्स्ट जो कलेक्शन है टॉपिक्स की दैट इज बार मैग्नेट। तो लेट अस सी कि बार मैग्नेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं। तो देयर इज एन आयरन बार ऑफ लेंथ L एंड हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट गिवन बाय कैपिटल M. It is bent at the middle of its length such that the two arms make an angle of 60 degrees with each other. The magnetic moment of this new magnet is. So mostly magnetic moment के या torque के या potential energy के questions आपसे पूछे जाएंगे बार मैग्नेट के केस में। So students, यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले हमारे पास अगर एक straight बार मैग्नेट को अगर आप लेते हैं तो उस straight बार मैग्नेट में जो उसकी ओरिजिनल जो लेंथ है या उसका मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज कैपिटल M एंड कैपिटल L रिस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। उसके बाद क्या किया गया कि इस बार मैग्नेट को बेंड किया गया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज एट द सेंटर। तो इसको ऐसे हमने बेंड कर दिया। ओके, तो जब इसको हमने बेंड किया है तो इस बेंड वाले मैग्नेट का कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो अगर स्टूडेंट्स हम किसी एक पर्टिकुलर बार मैग्नेट को बेंड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओरिजिनल पोजीशंस थी वो चेंज नहीं होती हैं, वो सेम ही रहती हैं। तो जैसे ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है। ओके, सो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की जो लोकेशंस हैं या जो पोजीशंस हैं वो सेम ही रहेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट्स को देखते हैं दोनों पार्ट्स के, इस वाले पार्ट अपर वाले पार्ट और लोअर वाले पार्ट के मैग्नेटिक मोमेंट्स को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट्स बनेंगे तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन विच विल हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ m/2। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा m/2 और जो सेकंड वाला हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा स्टूडेंट्स उसका भी मैग्नीट्यूड हमारे पास m/2 ही होगा। ओके, नाउ इन दोनों के बीच में जो हमारे पास एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 60। अगर हम करेंगे तो वो 120 डिग्रीज के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने इन दोनों पार्ट्स के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है उनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। m1 m2 रिस्पेक्टिव दोनों पार्ट्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे एंड थीटा विल बी द एंगल बिटवीन देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो अब यहाँ पर आप कंप्लीट डेटा को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर आता है m/2 होल स्क्वायर प्लस वी हैव गॉट m/2 होल स्क्वायर। देन इसके बाद अगर हम आगे इंक्रीज करते हैं तो 2m/2 इंटू m/2 इंटू कॉस ऑफ 120 स्टूडेंट्स इज -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे सारा डेटा आप पुट करिए। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे वी हैव गॉट -1/2 एंड 2, तो ये कैंसिल होकर माइनस साइन बना देंगे एंड दिस इज -m/2 होल स्क्वायर। सो -m/2 होल स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास बन रहा है और ये प्लस m/2 का होल स्क्वायर है। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m/2 होल स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू m/2।
ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या चेक करना है, यहाँ पर आपने चेक करना है कि जो मेन हमारा एंगल होना चाहिए दोनों मैग्नेटिक मोमेंट्स के बीच में, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 60 डिग्रीज, दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्रीज। ठीक है, तो आपने एंगल को चेक करना है, फिर वहां पे रिजल्टेंट को कैलकुलेट करना है। लेट अस टेक अ लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बार मैग्नेट्स के केस में हमारे पास टॉर्क के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम टॉर्क। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, द मैग्नेटिक मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल विच इज शोन इन दिस फिगर इज गिवन टू अस, एंड हमें बता रहा है कि ये हमारे पास इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है और ये हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इट कंप्लीट्स 10 ऑसिलेशंस इन 10 सेकेंड्स, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि इसके अंदर 10 ऑसिलेशंस हो रहे हैं इन 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आएगा, दैट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे b की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ i बाय mb। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो t की वैल्यू है दैट इज गिवन एज 1, सो दैट इज इक्वल टू 2 पाई। द वैल्यू ऑफ i इज गिवन एज 10 पावर माइनस 6 बाय पाई स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये i की वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ m इज ऑल्सो गिवन टू अस, द वैल्यू ऑफ m इज 10 पावर माइनस 2। ठीक है, एंड साथ में हमारे पास यहाँ पर आएगा b। ये सारा जो टर्म है ये स्क्वायर रूट के अंडर ही आएगा। तो अगर हमने इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स। तो लेट अस टेक द स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स। हम दोनों साइड्स को यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी 10 पावर माइनस 6 by pi square, and this is divided by 10 power minus 2 into b। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम थोड़ा शफलिंग करेंगे और वहां से हम इसकी b की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 10 पावर माइनस 4। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम टेस्ला में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है, तो आप इसको लिखिए 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 टेस्ला। नाउ इट कैन बी रिटन एज 0.4 इंटू 10 पावर माइनस 3 टेस्ला। ठीक है, तो इसको आपको मिली टेस्ला में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास मिली टेस्ला में एक ऑप्शन है। तो दिस विल बी रिटन एज 0.4 मिली टेस्ला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now let us take a look at this next question। यहाँ पे क्या होगा कि जब एक बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट करते हैं, तो देयर इज सम वर्क दैट इज डन इन द प्रोसेस। तो जो वर्क डन होता है उसके क्वेश्चंस भी बहुत रिपीटेड होते हैं, और नॉट ओनली फॉर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये सेम क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट के केस में भी अप्लाई होते हैं। सेम फॉर्मूला होता है ऑलमोस्ट, तो यही कंसेप्ट को आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं इजिली। ओके, सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। ये 2018 में बाय द वे आ चुका है। A magnet of magnetic moment capital M is lying in a magnetic field of induction capital B. Induction means magnetic field only. If W1 is the work done in turning it from 0 to 60 degrees and W2 is the work done in turning from 0 to 60, W2 is the work done turning from 30 to 90. ठीक है, तो W1 और W2 का आपस में क्या रिलेशन है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हेनेवर अ मैग्नेट इज रोटेटेड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका वर्क डन कितना होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो एक वेरी बेसिक डायग्राम हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसका वैल्यू हमारे पास b गिवन है, और ये एक मैग्नेट है जो इनिशियली एंगल θ1 विद द मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। तो अगर इसको हम रोटेट करते हैं स्टूडेंट्स, और इस केस में आफ्टर द रोटेशन नाउ इट इज मेकिंग सम अदर एंगल, लेट अस से θ2। तो इस रोटेशन के दौरान व्हाट इज द वर्क डन, तो वर्क डन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय माइनस mb cos θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसमें आपने सारा डेटा पुट करना है, 1 by 1 पुट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है W1 इज द वर्क डन इन रोटेटिंग इट फ्रॉम 0 to 60 डिग्रीज, यानी कि θ2 को हम 60 डिग्रीज लेंगे और θ1 को हम लेंगे 0 डिग्रीज। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले W1 को कैलकुलेट करिए। तो माइनस mb cos 60 डिग्रीज माइनस cos 0, and this is going to be equal to,
नाउ अगर आप इसको सॉल्व भी करते हैं तो दिस इज 1/2 माइनस 1. सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास mb/2 आ जाएगा. ठीक है, दैट इज W1 जो फर्स्ट केस है. सेकेंड केस में वो क्या कह रहे हैं कि इफ इट इज रोटेटिंग फ्रॉम 30 to 90 डिग्रीज देन द वर्क डन इज इक्वल टू W2. तो एक बार दोबारा से ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा, तो वहां से W2 की वैल्यू हमारे पास आएगी. तो व्हाट इज W2 नाउ? इट इज इक्वल टू माइनस MB cos of 30 माइनस cos of 90 डिग्रीज. करेक्ट. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस MB इंटू √3/2. ठीक है, तो W2 विल बी इक्वल टू माइनस √3/2 इंटू MB. ठीक है, तो यहाँ से हमने जो हमारे पास W1 था और W2 था दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए हैं. और अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास यहाँ पे जो W1 एंड W2 का जो मैग्नीट्यूड है उनकी रेशियोज भी आ जाएगी. तो लेट अस कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रेशियो ऑफ W1 एंड W2. ठीक है, तो W2 हमारे पास नेगेटिव में था तो इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू MB/2 डिवाइडेड बाय √3/2 इंटू MB. अब MB कैंसिल हो जाएगा, √2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 ऑफ W1 इज इक्वल टू W2. तो ये हम देख लेते हैं हमारे पास कहाँ पर ये एक्सप्रेशन आ रहा है. तो ये देखिए ऑप्शन डी में हमारे पास आ रहा है W2 इज इक्वल टू √3 W1. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वर्क डन वाले क्वेश्चंस भी बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किए गए हैं, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर बट ऑल्सो इन योर इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट ऑल्सो. ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा. लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस नाउ. देयर आर टू मैग्नेट्स A एंड B, दे आर आइडेंटिकल. सो ये A और B दो मैग्नेट्स हैं, दे आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मीन्स दैट उनके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, है ना. मैग्नेटिक मोमेंट इज गोइंग टू बी सेम विच इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l. तो इसमें हमारे पास कह रहा है कि टू मैग्नेट्स A एंड B आर आइडेंटिकल and these are arranged as shown in the figure. Their length is negligible in comparison to the separation between them. So this is basically like a short magnet. ठीक है, A is a magnetic needle is placed between the magnets at the point P here, which gets deflected through an angle theta under the influence of the magnets. The ratio of the distances D1 and D2 will be. So students हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने first of all तो magnetic field calculate करना है due to the left वाला magnet. So let us call it B1 and magnetic field calculate करना है due to the right वाला magnet. Let us call it B2. एंड इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो B1 वाला है उसको कैलकुलेट करते हैं. तो B1 दिस पॉइंट इज बेसिकली गोइंग टू बी ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ दिस बार मैग्नेट. तो स्टूडेंट्स एक्सियल पॉइंट ऑफ द बार मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का हम फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज μ0/4 पाई इंटू 2m बाय दिस r³. अब यहाँ पर r³ हमारे पास क्या होगा, D1 होगा. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू फॉर B1. सिमिलरली अगर हम B2 को कैलकुलेट करना चाहते हैं, B2 बीइंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट B, तो हम देखते हैं कि ये जो बार मैग्नेट B है इसके ये इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर है और इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है μ0/4 पाई इंटू m/r³ होता है. अब यहाँ पर r की जगह हमारे पास D2 है, तो ये हमारे पास B1 आएगा और ये हमारे पास B2 आएगा स्टूडेंट्स. अब इन B1 एंड B2 की वजह से जो नेट टॉर्क्स हैं वो भी हम कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों टॉर्क्स को इक्वेट करेंगे बिकॉज ये एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम का केस है, हेंस इट विल बी इक्वेटेड, द टू टॉर्क्स विल बी इक्वेटेड. सो लेट अस कैलकुलेट द टॉर्क ड्यू टू दिस फर्स्ट बार मैग्नेट. सो टाउ A उसको हम कह सकते हैं, टाउ 1 भी आप ले सकते हो. ठीक है, टाउ 1 ले लीजिए चाहे. तो टाउ 1 कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू m1 इंटू B. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर सपोज इस पर्टिकुलर नीडल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज गिवन बाय m1 ले लेते हैं. तो m1 इंटू B1 हमें यहाँ पे करना पड़ेगा. तो m1 इंटू B1 और साथ में हमें लेना होगा एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये जो एंगल है ये हमने थीटा लिया है और ये B1 है, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा. तो टाउ 1 क्या हो जाएगा, m1 बीइंग द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस नीडल इंटू B1 इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. तो अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये m1 B1 इंटू साइन थीटा आ जाएगा. सिमिलरली कॉस थीटा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा. और अगर सपोज करेंगे कि हमने सेकेंड वाले की वजह से निकालना है व्हाट इज द टॉर्क, तो टाउ 2 निकालना है हमें यहाँ पे. तो टाउ 2 विल बी इक्वल टू दिस m2 और m1 इज द मैग्नेटिक मोमेंट इंटू B2 इंटू साइन ऑफ
थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो डायरेक्टली आप थीटा के इक्वल ले सकते हैं। तो ये हमारे पास दोनों जो टॉर्क्स हैं वो आ जाएंगे। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, τ1 एंड τ2 मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। तो हम क्या बोलेंगे, दैट फॉर इक्विलिब्रियम τ1 मस्ट बी इक्वल टू τ2। ठीक है, तो इन दोनों को हमने इक्वेट करना है। नाउ τ1 इज m1 b1 cos थीटा, सो दैट मीन्स दैट m1 इंटू b1 हमने ये कैलकुलेट किया था म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय d1 क्यूब। ठीक है, एंड साथ में हमारे पास यहाँ पे m1 इंटू b1 के साथ में हमारे पास यहाँ पे cos थीटा भी है, तो उसको भी अब साथ में लिखिए। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू the second torque, that is m1 into b2 into sin theta. So m1 into b2, this is b2 mu naught by 4 pi into this is m by d2 cube multiplied by sin theta. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे देखिए आप काफी सारी क्वांटिटीज दोनों साइड्स पर कॉमन होंगी, तो आप उनको कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू कैंसिल आउट। सो फाइनली हमारे पास यहां पर आएगा 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय d1 क्यूब इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय d2 क्यूब। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा और शफल करिए, यहाँ पे tan थीटा बना दीजिए इसको। ठीक है, तो अगर आप इसको tan थीटा बनाते हो या फिर अगर सपोज ऑप्शन में देखिए tan थीटा भी है और cot थीटा भी है, तो हम दोनों तरह से बनाकर देखते हैं। तो tan थीटा हमारे पास यहां पर आएगा 2d2 क्यूब बाय d1 का क्यूब। ठीक है, तो हमें बेसिकली जो रेशो निकालना है डिस्टेंस d1 एंड d2 का जो रेशो निकालना है, तो d1 बाई d2 यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो d1 बाई d2, तो d1 को आप इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्यूब हो जाएगा एंड दिस विल बी 2 cot थीटा। तो दैट मीन्स दैट d1 बाई d2 will be equal to 2 cot theta to the power 1 by 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वाइट सिंपली आप यहाँ पे इनका जो रेशो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी द ऑप्शन सी। ठीक है, तो रिमेंबर कि जब कभी भी नीडल का इक्विलिब्रियम बन रहा हो, दैट मीन्स कि उसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, नेट टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0। मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन आयरन बार इज कैपिटल M। इट इज नाउ बेंड इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स एन आर्क सेक्शन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो एक स्ट्रेट बार मैग्नेट को हमने बेंड करके एक आर्क सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। Subtending an angle of 60 degrees at the center, the magnetic moment of this arc section is। तो स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक क्वेश्चन में जब भी आप सॉल्व करें तो आप पहले उसका एक डायग्राम बना लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैपिटल M होता है, और कैपिटल M बेसिकली इसकी जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, लेट अस कॉल इट L होता है। ठीक है, कई जगहों पे हम 2L भी लेते हैं, तो कैपिटल M विल बी इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L, और L यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, जबकि वो एक स्ट्रेट बार मैग्नेट है। अब इसी स्ट्रेट बार मैग्नेट को हमने बेंड करके एक सेमी सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट कर दिया है, तो इट इज नाउ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू दिस सॉर्ट ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्क। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अब यहाँ पे नॉर्थ पोल आ गया और यहाँ पे साउथ पोल आ गया। स्टूडेंट्स, जब कभी हमारे पास ऐसा कोई केस आ जाए जब फिजिकली हमने एक मैग्नेट को बेंड किया है, तो उस केस में भी अगर हमने मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करना होता है, तो उस केस में हम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। ठीक है, तो चाहे वहां पे मैग्नेट एक्चुअली में प्रेजेंट, मैग्नेट का मटेरियल प्रेजेंट ना भी हो, स्टिल वी हैव टू जस्ट टेक द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। तो इस केस में हमें ये वाला जो डिस्टेंस है, लेट अस कॉल इट d, ये वाला डिस्टेंस हमें यहाँ पे यूज करना होगा। ठीक है, तो आपको ये वाला डिस्टेंस d कैलकुलेट करना है, उसी से हमारे पास यहाँ पे इसका जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट है वो आएगा। तो ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से दैट द रेडियस ऑफ दिस
पर्टिकुलर आर्क इज इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, तो इस केस में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसकी जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है स्टूडेंट्स, वो एल के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि आर multiplied by this angle in radians, obviously we have to convert it, तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 60 है ना, जो आर्क लेंथ होती है दैट इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसको हम इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि ये जो बेंट लेंथ है ये भी एल के ही इक्वल है। ठीक है, तो इसको यूज करके हम जो कैपिटल आर की वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3l बाय पाई। तो जो रेडियस है हमारे पास दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 3l बाय पाई। अब इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये 60 डिग्रीज का एंगल है, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली इस वाले डिस्टेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। उसके लिए हम यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये डिस्टेंस d आएगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्रीज। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको फॉर्मूला को अप्लाई करिए तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 3r एंड r की वैल्यू हमने यहाँ पे 3l बाय पाई ऑलरेडी कैलकुलेट करी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। अब m डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल m को आपने d से मल्टीप्लाई करना है। तो स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय 3√3l बाय पाई। ठीक है, 3√3l बाय पाई। सो यहाँ पे आप 3√3l बाय पाई को पुट करिए, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू है दैट विल बी कमिंग आउट ऑफ m डैश। अब हमें रिलेट करना है m और m डैश को, तो m इंटू l को आप दिस कैपिटल M भी ले सकते हैं। तो न्यू m विल बी इक्वल टू 3√3 कैपिटल M बाय पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो रिमेंबर कि आपको चाहे उसके अंदर फिजिकल डिस्टेंस को ना भी कैलकुलेट करना पड़े, स्टिल आपको वहां पे उनके बीच का जो रियल डिस्टेंस है वही कैलकुलेट करना होता है स्टूडेंट्स। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ मैग्नेटिक बार ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इज। तो यहाँ पर एक बार मैग्नेट है, वो परपेंडिकुलरली हमने मैग्नेटिक फील्ड से प्लेस किया हुआ है, यानी कि जो एंगल हमारे पास है गिवन दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी? सो U इज गिवन बाय माइनस m डॉट b, और अगर आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैग्नेट को हमने परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्लेस किया हुआ है, दैट मींस थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो अगर आप थीटा को इक्वल्स टू 90 डिग्रीज लेते हैं तो आपके पास जो u की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 0, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप cos 90 करेंगे तो cos 90 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, लेट अस नाउ स्टूडेंट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उन पे बेस्ड भी क्वेश्चंस काफी देखे गए हैं, तो वी विल सी सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू देम। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास है एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारे पास ससेप्टिबिलिटी गिवन है दैट इज इक्वल टू 599। It is subjected to a magnetizing field of 1200 amperes per meter. The permeability of the material of the rod is. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें परमेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, बेसिकली हमें यहाँ पर म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो देखना पड़ेगा। तो म्यू इज गिवन बाय म्यू नॉट इंटू म्यू आर। व्हाट इज म्यू नॉट? ठीक है, म्यू नॉट को हम कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, एंड म्यू आर हमारे पास होती है रिलेटिव परमेबिलिटी। नाउ रिलेटिव परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी का एक रिलेशन होता है, तो वो देखते हैं हम वो क्या होता है। तो म्यू आर की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू द ससेप्टिबिलिटी प्लस 1। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी में अगर हम 1 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है वो आ जाती है। तो यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी हमें गिवन है 599, इसमें 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 600। तो म्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसको हम पुट करते हैं इस वाले फॉर्मूला में, तो हमारे पास म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इसको आप मल्टीप्लाई करिए 600 से, तो आपके पास आएगा 2400 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। सो दैट विल बी इक्वल टू 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे
तो आपके पास ये ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन रिलेट द ससेप्टिबिलिटी विद द रिलेटिव परमेबिलिटी, एंड रिलेटिव परमेबिलिटी फाइंड करने के बाद आप परमेबिलिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। Let us take a look at this next question. So ये basically diamagnetic materials के लिए जो उसकी susceptibility values होती हैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा है, permeability वगैरह. So the incorrect relation for the diamagnetic material, all the symbols carry their usual meanings and epsilon is a small positive number is. तो बेसिकली व्हाट इज द परमेबिलिटी फॉर अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। अगर हम रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमेशा जो म्यू आर होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऑप्शंस में से चेक करना है कि कौन सी ऑप्शंस जो है वो इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, वो कहता है कि म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। जो म्यू होता है वो म्यू नॉट से लेस होता है। तो जो म्यू होता है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। तो अब आप इमेजिन करिए जो म्यू आर है वो लेस देन 1 है। म्यू आर सपोज 0.5 है, 0.3 है, 0.7 है ना। तो अगर 0.5, 0.3, 0.7 को आप म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऐसा नंबर आएगा जो म्यू नॉट से कम होगा। तो यस, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बट हमने कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करनी है जो इनकरेक्ट हो। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है म्यू आर इज लाइंग बिटवीन 0 and 1, सो म्यू आर एक्चुअली डज लाई बिटवीन 0 and 1, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इंडीड करेक्ट। एंड जाई जो होता है, जाई को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वाले केस में भी देखा था, तो म्यू आर इज इक्वल टू, ये होता है जाई प्लस 1। तो जाई को अगर कैलकुलेट करना है तो जाई को हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। ठीक है, तो अगर म्यू आर लेस देन 1 होगा स्टूडेंट्स, तो जो जाई आर होगा दैट विल बी लेस देन 0। ठीक है, तो यस, दिस सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ फोर्थ ऑप्शन में वो कह रहा है कि म्यू आर इज लेस देन 1 प्लस जाई, which is this is actually incorrect, because जो म्यू आर होता है that is equal to 1 plus i, not less than 1 plus i। तो अगर यहाँ पे हमारे पास एक इक्वल का साइन होता तो ये करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये ऑप्शन डी को देखा है, ये डी ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अलग अलग मटेरियल्स को उनकी ससेप्टिबिलिटी वैल्यूज के साथ कंपेयर किया गया है। तो लेट अस सी ये लिस्ट हमें क्या बताती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ऑप्शन ए है दैट इज फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यूज होती हैं वो हमेशा 0 से कम होती हैं और -1 से ज्यादा होती है। तो 0 से -1 के बीच में हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी लाई करती है। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है स्टूडेंट्स वो भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है उनमें हम ससेप्टिबिलिटी को इसके साथ थर्ड वाले के साथ रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज इज सेइंग दैट ससेप्टिबिलिटी इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू 1। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड हमारे पास कह रहा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। नाउ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो ससेप्टिबिलिटी वैल्यूज होती हैं वो 0 से तो ज्यादा होती हैं, बट इतनी एक पर्टिकुलर नंबर से कम होती है, मतलब लिमिटेड होती है उसकी वैल्यू। फेरोमैग्नेटिक के तो कैन गो वेरी वेरी हाई, बट जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी वैल्यूज एक पर्टिकुलर वैल्यू से हमेशा कम होती है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनकी जो वैल्यूज हैं दैट इज लाइंग बिटवीन 0 and this number, and epsilon is a small positive number। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं मैग्नेटिक हैं, बट वो लेस मैग्नेटिक होते हैं एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक। देन स्टूडेंट्स, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं तो उनका जो जाई होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी ससेप्टिबिलिटी एट ऑल। सो इन सारी ऑप्शंस को अगर हम चेकआउट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ए मैचिंग विद 2 आ गया, बी मैचिंग विद 3 आ गया, सी मैचिंग विद हमारे पास 4 आ गया, एंड डी हमारे पास मैचिंग विद 1 आ गया। तो इसका ऑप्शन ए जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स आपको हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पर भी मिल जाएंगे, एंड डू चेक आउट द पावर क्वेश्चंस फीचर ओवर देयर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर यू स्टूडेंट्स, जहाँ पे क्या होता है कि एक ही पर्टिकुलर टाइप के न्यूमेरिकल जिनमें थ्योरी सेम होती है, प्रैक्टिस का मेथड सेम होता है, उनमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है बच्चे जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उनसे क्वेश्चंस के एग्जैक्ट आंसर्स नहीं निकलते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप पावर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको और से मैक्सिमम प्रैक्टिस की वजह से यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस एंड गेट मोर एंड मोर मार्क्स इन द रिटर्न। सो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्स्ट्रा मार्क्स नीट प्लेटफॉर्म, जहां पर है AI की एक्स्ट्रा पावर, एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।